स्टूडेंट्स, तो हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सक्रीशन करने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन का मतलब है ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाना या फिर उनका निष्कासित कर दिया जाना। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आए कहाँ से। तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आए कहीं से नहीं है, हमारी बॉडी ने वो बनाए हैं। ठीक है, जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं यानी कि बाहर से आई हुई चीज़ों को जब हमारी बॉडी उपयोग करती है तो उपयोगिता के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, ठीक है, या फिर यूरिया का निर्माण। ठीक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और यही कारण है कि अब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो डिफ्यूजन ही अपने आप में कामयाब एक प्रोसेस है जिससे कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो लगातार अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो सीधे वातावरण से कनेक्ट नहीं है इस वजह से यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीशन के लिए और उत्सर्जन के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है जी, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि यह एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, तो अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करता हूं तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो अमीबा के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो किस तरह से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की है। लेकिन जब मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करता हूं तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र मौजूद है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड करेगा, कई सारे ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है जो एक्सक्रीशन के लिए काम करते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं, है ना, या फिर एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सबसे पहला क्या है, किडनी, है ना, तो किडनी इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किसके अंदर है ये, एनिमल्स के अंदर है, तो यहाँ इन एनिमल्स लिखा हुआ है। फर्स्ट है किडनी, सेकंड है स्किन, कुछ हद तक जो हमारी स्किन है यानी कि जो त्वचा है वो भी एक्सक्रीशन का कार्य करती है। और थर्ड है हमारे लंग्स, हालांकि हम लंग्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हुए आए हैं, है ना, हमने जब रेस्पिरेशन किया था तो रेस्पिरेशन में हमने लंग्स को पढ़ा था, लेकिन क्योंकि जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में मदद कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व इसे कर सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में लंग्स भी मदद कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है जी, तो जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है, लेकिन स्किन और लंग्स भी क्या है, हेल्पिंग ऑर्गन्स है। यहाँ पर लंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं और जो स्किन है वो हमारे मसल्स और मसल्स के पास वाले जो रीजन्स हैं वहां पर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं उन्हें पसीने के द्वारा क्या कर देती हैं, बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन एनिमल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है चार मुख्य चीजें, चार मुख्य ऑर्गन्स हैं जो कि कुछ पेयर्स में हैं और कुछ सिंगल है। जो सबसे पहला और मेन जो ऑर्गन है कंसिस्ट करता है जिसे वो है अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ किडनी यानी कि किडनी का एक जोड़ा है यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए काम कर रहा है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग है। दूसरा है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, है ना, दो नलियां होती हैं जो किडनी से अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पर लेके आती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां तक लेके आती है, तो उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर्स। ठीक है, ये भी पेयर में है। अच्छा, इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो मस्कुलर पाउच है जहां पर यूरिन या फिर जो एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वो कुछ समय के लिए हमारी ही बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और लास्ट में है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बॉडी के बाहर भेज दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है आप लोगों के लिए। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें दो किडनी है यानी कि पेयर ऑफ किडनी है। तो पेयर ऑफ किडनी में एक किडनी ये है और एक किडनी ये है। ठीक है, जो किडनी है वो एक्चुअल में क्या है? बीन लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। बीन लाइक ऑर्गन है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि हल्का सा पर्पल कलर का होता है। ठीक है, किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है जी, तो किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो ये पेयर में है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जुड़ रही हैं दो बहुत बड़ी और मोटी नसों से, जिनमें से पहले का जो फर्स्ट नंबर है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, है ना। इंफीरियर वेना कावा वो है जो मैंने हर्ट आपको बताया था। तो उसमें जो नीचे की तरफ से वेना कावा आ रहा था उसमें हमने इंफीरियर वेना कावा बोला था, ऊपर वाले को हमने सुपीरियर वेना कावा बोला था। तो इंफीरियर वेना कावा है जिसके द्वारा ब्लड क्या जाने वाला है? यहाँ से वापस जाने वाला है। अच्छा, किडनी तक ब्लड पहुंचाने वाले जो वेसल्स हैं उनका नाम क्या है? तो वो है आर्टरीज। ठीक है, ये कौन सी आर्टरीज हैं? ये जो हार्ट से नीचे की तरफ आ रही थी वो वाली आर्टरीज हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड आता है और यहाँ से फिर वो दो डायरेक्शंस में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से एक किडनी के अंदर और यहाँ से दूसरी किडनी के अंदर ब्लड पहुँचता है। ठीक है जी, अब जो किडनी है वो सीव लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि छलनी की तरह है। इसके अंदर जब ब्लड भर जाता है तो ये क्या करती है? इस ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छान देती है। ठीक है ना, फिल्टर कर देती है, जिस क्रिया को हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया है। ठीक है ना। तो किडनी के अंदर होने वाली जो पहली प्रोसेस है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें से जो यूरिनरी पार्टिकल्स होते हैं, जो यूरिक एसिड होता है या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ब्लड में से छान दिए जाते हैं। अच्छा, जो फिल्टर्ड ब्लड है वो फिल्टर्ड ब्लड यहाँ से क्या होता है? वापस जाता है वेना कावा के द्वारा और ऊपर की तरफ जाता है एंड देन कहाँ पर चला जाता है? ये सीधा हार्ट में चला जाता है और हार्ट फिर से क्या करने वाला है? बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक भेजने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्लड आया हुआ था आर्टरीज के द्वारा वो छन के यानी फिल्टर होके वापस जाता है और यहाँ पर इस रास्ते से जाता है और फिर हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है जी, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो कहाँ पर है? तो वो यहाँ पर स्टोर्ड है, यहाँ पर स्टोर्ड है, ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर स्टोर्ड है। अब देखना ध्यान से, ब्लड आया, किडनी ने क्या किया? उसे फिल्टर किया। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किडनी में ही रह गए और जो फिल्टर्ड ब्लड था वो कहाँ पे चला गया? वापस उल्टा बॉडी के अंदर यानी वापस शरीर के अंदर चला गया है। जो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इन ट्यूब्स के द्वारा, जिनको हमने नाम दिया है यूरेटर। ठीक है, इन यूरेटर्स के द्वारा क्या होने वाला है? यहाँ से बाहर निकलने वाला है, इस तरह से बाहर निकलने वाला है और स्टोर होने वाला है कुछ समय के लिए। कहाँ पर जाकर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर। तो ये जो फर्स्ट किडनी है इसके अंदर से भी यूरेटर के द्वारा ही क्या होने वाला है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर आने वाले हैं यानी वेस्ट मटेरियल्स बाहर आने वाले हैं और जाने वाले हैं कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जो सेकंड किडनी है वहां से भी यूरेटर ही यूज होने वाला है अपशिष्ट पदार्थों को यानी वेस्ट मटेरियल्स को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का यानी मस्कुलर एक पाउच है जिसकी अपनी एक कैपेसिटी है लगभग 400 ml। ठीक है, 400 ml का मतलब है कि 400 ml अपशिष्ट यानी कि वेस्ट जो है वो इसके अंदर स्टोर हो सकता है कुछ समय के लिए। जब ये फिल होना शुरू हो जाता है तो उस समय क्या होता है? यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आता है और आपको यानी कि जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको फीलिंग आने लगती है कि अब उन्हें यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, यूरिनेशन के दौरान क्या होता है? यूरिनेशन के दौरान यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर भेज दिए जाते हैं। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं कि जो आर्टरीज हैं इन आर्टरीज के द्वारा वो ब्लड किडनी की तरफ जा रहा है जिस ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कोशिकाओं ने ब्लड को दिए हैं। ठीक है, ये ब्लड जाता है कहां पर? किडनीज के अंदर। ठीक है, किडनी क्या है? सीव लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि छलनी की तरह है। वो क्या करती है? वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करती हैं? जो यूरिन है,
ठीक है। जो यूरिया है, जो यूरिक एसिड है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से अलग कर देती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका फिल्टर्ड ब्लड है, यानी कि जो अब आपका प्योरीफाइड ब्लड है, वो प्योरीफाइड ब्लड वापस इंफीरियर वेना कावा के द्वारा शरीर के अंदर भेज दिया जाता है, और जो अपशिष्ट रह गए हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स रह गए हैं किडनी के अंदर, वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी यूरेटर के अंदर भेज दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। और जहां से यूरेथ्रा के द्वारा फिर क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो एक बार ये ध्यान से देख लीजिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। और इनसे जुड़ी हुई दो वेसल्स, जिनका में से एक का नाम है इंफीरियर वेना कावा और सेकंड वन है सुपीरियर आर्टरीज कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना जी। और सेकंड का नाम है आर्टरीज, ठीक है, जो ब्लड को कहाँ पर लेके आने वाली है, किडनी के पास लेके आने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किडनी के अंदर ऐसा क्या है, किडनी में ऐसी क्या चीज लगी हुई है जो कि ब्लड को इतनी अच्छी तरह से फिल्टर कर देती है। तो उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। सो नेफ्रॉन है, उसे किडनी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, ठीक है जी। तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहां पर हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। तो शुरू करते हैं, जो नेफ्रॉन है वो अपने अंदर क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो एक नेफ्रॉन है ना, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि किडनी की, वो अपने अंदर इंक्लूड करता है एक ग्लोमेरुलस नाम का एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि बेसिकली सीव लाइक स्ट्रक्चर है ना। यहीं से ही ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। जो ग्लोमेरुलस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, BOWMAN' बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है वो दो तरह के किससे जुड़ा हुआ है, वेसल से जुड़ा हुआ है। एक वेसल का नाम है रीनल आर्टरी, जो यहाँ पर ब्लड को लेके आने वाली है, और दूसरी का नाम है रीनल वेन, जो यहाँ से प्योरीफाइड ब्लड को यानी कि फिल्टर्ड ब्लड को वापस ले जाने वाली है, ठीक है जी। जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये आगे की तरफ क्या करता है, प्रोसीड करता है, और इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हमने नाम दिया है रीनल ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, ठीक है। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस वजह से इस नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के इस वाले पार्ट को नाम दिया है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब आगे जाके मिलता है किसके साथ, लूप ऑफ हेनेली। अब लूप ऑफ हेनेली क्या है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनेली है, नीचे से जो ये लिम्ब है वो एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, ठीक है। जो ये नैरो पोर्शन है ना, जो यहाँ पे यू टर्न है ना, नैरो जो यू टर्न है, उसे हमने लूप ऑफ हेनेली बोला है। इसका मैं आपको काम बताऊंगा। ऊपर की तरफ जा रहा जो लिम्ब है, यानी कि जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है, उसको हमने नाम दिया असेंडिंग लिम्ब, जो कि इन फ्यूचर आगे जाके मिल जाता है किसके अंदर, सीधा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो एक नेफ्रॉन जो है वो इंक्लूड कर रहा है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। और इसको कनेक्ट कर रही है, बॉडी से कनेक्ट कर रही जो दो वेसल्स हैं, उनमें से एक का नाम है रीनल आर्टरी और एक का नाम है रीनल वेन, ठीक है। सो रीनल आर्टरी यहाँ पर ब्लड लेके आने वाली है और रीनल वेन यहाँ पर ब्लड को वापस लेके बॉडी के अंदर जाने वाली है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड क्या होता है, रीनल आर्टरी के द्वारा इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है, ठीक है। रीनल आर्टरी के द्वारा ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही वो एंटर करता है तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सीव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो बहुत महीन कण है, यानी कि जो बहुत छोटे कण हैं, वो क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस में से क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और कहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, इस वाले पोर्शन में, जिसका नाम है क्या, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल में वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, बोमेन कैप्सूल उन्हें कहाँ पे लेके जाने वाला है, उन्हें लेके जाने वाला है कहाँ पे, इस ट्यूब्यूल के जरिए नीचे की तरफ। और जो यहाँ पर अब वो वाला ब्लड है जिसके अंदर अब अपशिष्ट नहीं है, जो सारे के सारे छन चुके हैं, वो ब्लड रीनल वेन के द्वारा बॉडी के कहाँ पर चला जाता है, अंदर चला जाता है, बॉडी के उन पार्ट्स में चला जाता है जहाँ से वो आया था, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ क्या हो रहे हैं, यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, ट्यूब्यूल्स के जरिए यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। और जो ये लूप ऑफ हेनेले है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लूप ऑफ हेनेले का क्या कार्य है। जब अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो ये वेस्ट मटेरियल्स है, जब हेनेले लूप को क्रॉस करते हैं, तो इसके पतले होने के कारण इन अपशिष्ट पदार्थों के अंदर क्या आ जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि इजीली ऊपर की तरफ चले जाएं, यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर चले जाएं।
असेंडिंग लिम्फ के अंदर चले जाएं, जो कि इन फ्यूचर उसे लेके जाएगी कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट के पास। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर इतना लंबा तामझाम बनाने का क्या ज़रूरत है भाई, इतने ये ट्यूब्यूल्स क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, सीधा ये वाला जो पोर्शन है उसे कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए आपको बता देता हूं मैं एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हो रहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, बहुत सारे डिजायरेबल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कण भी क्या हो जाते हैं, फिल्टरिंग में बाहर चले जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे कि पोटेशियम या फिर ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा होता है ब्लड को, तो उस समय पे अपशिष्ट पदार्थों के कणों के जितना साइज होने के कारण शुगर, पोटेशियम और कुछ खास मिनरल क्या हो जाते हैं, यहां से फिल्ट्रेट के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा नुकसान हो गया ना कि भाई अपशिष्ट पदार्थ तो जा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजायरेबल जो पदार्थ हैं, जो डिजायरेबल मटेरियल्स है, वो भी बाहर जा रहे हैं। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वापस क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इवेंट एक बार होना शुरू होता है जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दो इवेंट हो गए। पहले इवेंट का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, और सेकंड वन है क्या, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन भी किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाना है, जिसको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल। ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी हमने बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो ये लंबा सा ट्यूब्यूल है, इस लंबे से ट्यूब्यूल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज को बिछा दिया गया है इस तरह से, ऐसे। मैं एक बार कर देता हूं यहां पे। ठीक है, तो जो ये कैपिलरीज हैं, जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज जो हैं यहाँ पे, ये कैपिलरीज क्या हैं, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या है, सराउंडेड है, चारों तरफ लिपट गई हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना जी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्यूब्यूल इतना लंबा क्यों बनाया गया है। भाई अगर मैं बात करता हूँ कि इस फिल्ट्रेट के साथ, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है, जो अपशिष्ट पदार्थों का फिल्ट्रेट है, उसमें क्या हो गया है, उसमें कुछ डिजायरेबल मटेरियल्स भी बाहर आ गए हैं, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, ग्लूकोज और कुछ और एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो भी बाहर आ गए हैं। उनके कण छोटे होते हैं, उनके कण जो आपका यूरिक एसिड है उसी के कणों के बराबर होते हैं, तो इस वजह से क्या वो भी बाहर आ गए हैं। बट अब इस नेफ्रॉन की जिम्मेवारी है कि रीएब्जॉर्प्शन करे और एसेंशियल पार्टिकल्स को वापस रीएब्जॉर्ब कर ले, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या कर दिया गया है, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बुन दिया गया है। ठीक है जी, और जो ये ब्लड कैपिलरीज ये क्या करती हैं, जो ये ट्यूब्यूल है ना, इस ट्यूब्यूल के अंदर से जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उन्हें रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एसेंशियल पार्टिकल्स जो कहां पर आ गए हैं, जो कि इस फिल्ट्रेट के अंदर आ गए हैं, जो ट्यूब्यूल्स के अंदर बह रहा है। तो क्लियर हो गई होगी आपको बात कि ये ट्यूब्यूल इतना लंबा क्यों बनाया गया है। जितना लंबा रास्ता है रीएब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा हो जाएगा, है ना जी। और अल्टीमेटली जो ये डक्ट है, ये जुड़ती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ ही रह जाते हैं, जो कलेक्ट कर लिए जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। ये कलेक्टिंग डक्ट ये कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के किस में जुड़ जाती है, यूरेटर के अंदर जाके मिल जाती है। और फिर यूरेटर क्या करता है, यूरेटर इस सारे अपशिष्ट पदार्थ को कहां पर लेके जाने वाला है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाने वाला है, जहां पर ये कुछ समय के लिए स्टोर रहेगी और उसके बाद बॉडी से एग्जिट कर दी जाएगी। किसके द्वारा, उस ट्यूब्यूल के द्वारा जिस ट्यूब्यूल का नाम था यूरेथ्रा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शनिंग भी मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है जी। तो जो दो मुख्य इवेंट्स हो रहे हैं किसके अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर, उनमें से पहले का नाम है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरे का नाम है, सेकंड वन है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। तो रीएब्जॉर्प्शन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दो मुख्य इवेंट हैं किसके अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर होने वाले, जो कि एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्लूड करता है ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि किसके अंदर हो रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है, और बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। एंड जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है उसके द्वारा वो आगे की तरफ रेगुलेट कर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस अपशिष्ट के अंदर कुछ एसेंशियल पार्टिकल्स भी फिल्टर होकर बाहर चले गए हैं,
तो बॉडी की अब ये नीड है कि उन्हें वापस रीअब्जॉर्ब किया जाए। तो ये कौन करेगा भाई? नेफ्रॉन के अंदर ये सारी चीजें हैं तो नेफ्रॉन ही करेगा। तो नेफ्रॉन ने क्या किया है, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरी का जाल बुन रखा है। जो ब्लड कैपिलरी क्या करती हैं, उस फिल्ट्रेट के अंदर से जो अभी के अभी ट्यूब्यूल्स के अंदर है उसके अंदर से एसेंशियल पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेकंड जो इवेंट है वो है रीअब्जॉर्प्शन। इन ट्यूब्यूल्स के लंबे होने का कारण यही है कि रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम करते हैं क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो रेट है वो बहुत धीमा है ना। अब जब धीमा क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी कमज़ोर है ना, बड़ी धीमी है। तो अगर मैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करता हूँ तो स्टोमेटास के द्वारा वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। सीधा स्टोमेटास खुलते हैं और गैसेस जो वेस्ट है वो बाहर की तरफ भेज दिए जाते हैं। अच्छा, जिस समय पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती तो उस समय पे रेस्पिरेशन चल रहा होता है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकलती है बाहर की तरफ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटास के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। वैसे बहुत कम मात्रा में, दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान वो यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस में ही। ठीक है ना जी। तो फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो बाहर निकलती ही नहीं है। लेकिन रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो उस समय पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज भी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से प्लांट बॉडी को उसे एक्सक्रीट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो किसके द्वारा कर दिया जाता है, वो भी स्टोमेटास के द्वारा कर दिया जाता है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, यानी कि जो दूसरी तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हार्मोनल वेस्ट है या फिर किसी दूसरी तरह के जो डेड सेल्स वगैरह हैं, वो स्टोर कर दिए जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। ठीक है। तो जो सेल की वैक्यूल है उस सेल के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, वो स्टोर कर दिए जाते हैं। रूट्स में भी स्टोर किए जाते हैं, लीव्स में स्टोर किया जाता है और फ्रूट्स में स्टोर किया जाता है। और इनका क्या होता है ये आपको पता है। जो रूट्स हैं, जो लीव्स हैं और जो फ्रूट्स हैं वो कुछ समय के बाद प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। और जब वो प्लांट बॉडी से अलग होते हैं तो उस समय पे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी बॉडी से अलग हो जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है जी। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर स्टोमेटास, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स ही क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूनिसेल्युलर्स में मैंने आपको बता दिया है कि डिफ्यूजन जो प्रणाली है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, वही अकेली ही क्या करती है, एक्सक्रीशन के लिए कार्य कर रही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने ये चैप्टर जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक मैंने बताया और साथ में मैंने आपको बताया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम चले आगे रेस्पिरेशन पे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन, साथ में ही एरोबिक और इनएरोबिक के बारे में भी हमने बात की। उसके बाद हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ा और साथ में हमने प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम पढ़ा उसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की। और अल्टीमेटली हम पहुंचे कहां पर, एक्सक्रीशन पे। तो एक्सक्रीशन इन यूनिसेल्युलर एंड एक्सक्रीशन इन मल्टीसेल्युलर हमने बात की, जिसमें मल्टीसेल्युलर्स के अंदर हमने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें किडनी के बारे में और किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में हमने बात की है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल जाए।